जी नहीं कहते, नहीं जी कैसे लेक्चर 86 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। इसके बाद केस स्टडीज करेंगे जो कि इन्हीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स पे बेस कर रही होंगी, और एंड पे एक कंसेप्ट है हमारा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। तकरीबन 10 से 12 मिनट का ये कंसेप्ट है, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना, थीम की आज के लेक्चर का फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को डिस्कस करना है कि मैक्सिमम कौन कौन से फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है जो वो केस स्टडी में टच कर सकता है। फिर उसके बाद कुछ केस स्टडीज 3-4 हम डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे कि क्या हमने फ्रॉड रिस्क फैक्टर में जो नॉलेज टेस्ट किया है वो केस स्टडी में हम अप्लाई करने के काबिल हैं कि नहीं है। और एंड पे फिर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है हमारा एक मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसका केस स्टडी से ताल्लुक नहीं है, जबकि ये जो फ्रॉड रिस्क फैक्टर प्योरली केस स्टडी 100% केस स्टडी का कंसेप्ट है। तो आपको मैंने असाइनमेंट कल दी थी कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स को आपने स्टडी करना है और समझ आ जाए तो टिक लगाना है, नहीं समझ आया तो क्रॉस लगाना है। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी बुक पे 5 या उससे कम क्रॉस है? 5 या उससे कम क्रॉस है। अच्छा, और कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी बुक पे 10 या उससे कम क्रॉस है? 10 या उससे कम। चलें ठीक है। अच्छा, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था कि फैक्टर्स को डिस्कस भी करूंगा और उसके साथ ही साथ उसकी रिलेटिव एग्जाम इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है मैं उनको मैं आपसे कहूंगा टिक कर लें, आपने उनको टिक कर लेना है, वो खास तौर पे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली टेस्ट होते हैं। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर अगर आप इनको देखें ना तो इनकी 2 क्लासेज हैं, एक मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एक फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मुझे बताइए क्या ये दोनों फ्रॉड की टाइप्स नहीं है? दो, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स भी और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। वैसे तो एज ऑडिटर हमारे लिए दोनों रेलिवेंट है, लेकिन ज्यादा अहम कौन सी है? एज ऑडिटर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फ्रॉड किया जाता है। तो मुझे बताइए दोनों की नेचर एक जैसी है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो क्या दोनों के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स एक जैसे होने चाहिए कि डिफरेंट होने चाहिए थे? डिफरेंट, इसलिए उसने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स अलग है और फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अलग। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें ना तो उसने इन फैक्टर्स को भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, यानी मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के फैक्टर्स भी उसने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किए हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फैक्टर्स भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किए। ये 3 हिस्से कौन से हैं? इंसेंटिव और प्रेशर, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटी, फिर एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। तीनों में फर्क बता देता हूं आपको। इंसेंटिव या प्रेशर का मतलब मोटिव, वो रीजन जिसकी वजह से फ्रॉड किया जाता है, वो रीजन जिसकी वजह से, जैसे पर्सन जो है वो उसे अचानक पैसों की जरूरत है, उसे कहीं से पैसे मिल नहीं रहे, ठीक है, उसने किसी से लोन लिया था वो वापस करना है, या अचानक कुछ। बाज़-औक़ात रिसर्चर ये बताते हैं समटाइम ऐसा होता है जुआ खेलते हैं, ये हार जाते हैं जुए में पैसे, अब वो पैसे जाहिर है उन्होंने वापस अदा करने हैं तो उसके लिए भी फ्रॉड करते हैं, वो भी एक इंसेंटिव या प्रेशर है। अच्छा, इंसेंटिव या प्रेशर बेसिकली मोटिव है। ठीक है, इंसेंटिव का मतलब ये है जैसे कि किसी पर्सन ने नई गाड़ी लेने के लिए फ्रॉड किया, ये इंसेंटिव है। और प्रेशर का मतलब ये है कि अंडर प्रेशर आके मजबूरी के तहत, जैसे घर में कोई फैमिली मेंबर बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए और एडवांस सैलरी नहीं मिल रही, सीएफओ ने एडवांस सैलरी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, ये प्रेशर है। याद रखें हमारे लिए एज ऑडिटर दोनों में कोई फर्क नहीं है। हालांकि वैसे अगर आप देखें तो शायद प्रेशर को आप एक थोड़ा सा जस्टिफाइड रीजन समझते हो कंपैरेटिवली फ्रॉड करने के, लेकिन ऐसा नहीं है। एज ऑडिटर हमारे लिए इंसेंटिव हो या प्रेशर हो एक ही बात है, ये मोटिव है। अच्छा, सिर्फ मोटिव होना काफी नहीं है, मैं फ्रॉड करना चाहता हूं काफी नहीं है, मुझे मौका भी मिलना चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी। तो दूसरा फैक्टर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? वो अपॉर्चुनिटीज जिनकी वजह से फ्रॉड हो सकता है। सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। और फिर थर्ड है एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। रिसर्च हमें ये बताती है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होता है वहां पे लोगों का एटीट्यूड, मैनेजमेंट का बिहेवियर डिफरेंट होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन
मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या होता है टूवर्ड्स एम्प्लॉय, जिसकी वजह से फ्रॉड की तादाद ज्यादा होती है या उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये हम थर्ड कैटेगरी में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। तो इंसेंटिव या प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, ये 3 कैटेगरीज क्लियर होगी फ्रॉड रिस्क फैक्टर की। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज सुनिए, हम कैटेगरी, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर कैटेगरी वाइज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जो केस स्टडी आएगी, जो आपको बताया था मोर देन 90% चांस है इस चैप्टर में से केस स्टडी टेस्ट होगी, जो केस स्टडी आएगी उसमें वो हमें क्लासिफिकेशन नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो इस क्वेश्चन में और एक्सप्लेन कर दो। कैटेगरीज नहीं पूछेगा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की कैटेगरी है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की है, नहीं पूछेगा कि इंसेंटिव की कैटेगरी है, अपॉर्चुनिटी की या एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन की, आज तक नहीं पूछा और ना ही पूछेगा। केस स्टडी का स्टाइल होता है ना, जिस तरीके से केस स्टडी बनती है, तो आपके लिए इनको समझना ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर टू बी ऑन सेफ साइड आप लेस देन 10% वाले क्वेश्चंस के लिए भी तैयार होना चाहते हैं, तो हर कैटेगरी में से 2-2, 3-3 एग्जांपल याद कर लें, बहुत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इसको डिस्कस करना। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स पहले डिस्कस करें या फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या जो हमारे लिए ज्यादा अहम है पहले वो कर लें। जो ज्यादा अहम है वो तो बताइए, ज्यादा अहम कौन सी है? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। शाबाश, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्कशन। पहला फैक्टर, अच्छा अब देखें, मैंने आपको इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन टर्म एक्सप्लेन कर दी। अब आपने फर्दर इस पे सर नहीं खपाना, आपने ये नहीं सोचना सर इंसेंटिव का मतलब आपने ये बताया था, उस लिहाज से ये वाला फैक्टर इधर होना चाहिए, ये इधर क्यों है, ये तो इधर होना चाहिए, इधर क्यों है। क्लासिफिकेशन के बारे में आपने क्वेश्चन नहीं करना। समझ आए अच्छी बात, नहीं समझ आए क्लासिफिकेशन उसको छोड़ दे, दूसरा जो समझ में आ रहा है क्लासिफिकेशन वाला वो फैक्टर याद कर लें। 2-3 ही याद करने हैं ना। असल चीज क्या है कि आपको हर फैक्टर की रीजनिंग, जस्टिफिकेशन पता हो, ये जरूरी है। उसकी क्लासिफिकेशन पता हो ये लाजमी नहीं है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा, एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस कैटेगरी में है, वही फ्रॉड रिस्क फैक्टर इस कैटेगरी में भी आ जाएगा। तो कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। आपके लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग, जस्टिफिकेशन ज्यादा अहम है, क्लासिफिकेशन अहम नहीं। बार बार बता, तो आपने क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ, कोई एक फैक्टर भी ऐसा है जो समझ नहीं आया वो बार बार पूछे। पहला, इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर आर बिजनेस आर रिक्वायरिंग लोन। इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर आर बिजनेस का मतलब क्या है? अगर आपको पता चले कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं जो अपने शेयर बेचना चाहते हैं, आपसे ऑडिट करवा रहे हैं, जैसे ही आप ऑडिट फाइनल करेंगे उसके बाद उन्होंने अपने शेयर्स को बेच देना है, बताइए फ्रॉड रिस्क फैक्टर है कि नहीं? क्यों जस्टिफाई करवाए? क्यों फ्रॉड रिस्क फैक्टर? इसलिए कि वो चाहेंगे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनमें प्रॉफिट और एसेट्स ओवरस्टेटेड है, ताकि जो बायर है वो हाई प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाए। बायर ने जाहिर है जो प्राइस पे करनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को देख के पे करनी है ना। तो इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर, शेयर्स कह लें या बिजनेस कह लें, एक ही बात है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं बिजनेस, और अगर कंपनी है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं शेयर्स। आर रिक्वायरिंग लोन, उसी तरह लोन को अगर रिक्वायर करना है बैंक के पास गए, अब बैंक ने भी लोन देना है, बैंक क्या देख के लोन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें मिस एप्रोप्रिएशन की जाएगी ताकि बैंक, सॉरी, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जरिए फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन कार्ड की जाएगी ताकि बैंक आसानी से लोन देने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ स्टेरिक मार्क कर लें, कोई स्टार लगा लें, एग्जाम में ये अहम है, ठीक है, अहम है पहले बात। दूसरा, सेकंड, मैनेजमेंट होल्ड्स मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। मैनेजमेंट के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, यानी मैनेजमेंट कौन? सीएफओ, सीईओ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली मैनेजमेंट के पास शेयर होल्डिंग होती है, उसकी रीजन ये होती है कि समझा ये जाता है अगर मैनेजमेंट का अपना इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कंपनी को मैनेज करेगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, थोड़े बहुत की खैर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अगर इन लोगों के पास हो, मैनेजमेंट के पास, सीएफओ सीईओ के पास, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो काम कर रहे होते हैं ना, जो भी एंट्री पास कर रहे हैं, वो एंट्री डायरेक्ट इनकी नेटवर्थ, इनकी वेल्थ को इफेक्ट कर रही है। एक एंट्री पास करेंगे अमीर हो जाएंगे। अगर सीएफओ सीईओ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, वो एक एंट्री पास करेगा अमीर हो जाएगा। कैसे? वो सेल्स को ओवरस्टेट करेगा, डेबिट डेबिट सेल्स क्रेडिट फेक एंट्री पास करेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, स्टॉक एक्सचेंज में खबर जाएगी तो फिर शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी। और चूंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो खुद हैं तो इसका बेनिफिट भी उन्हें खुद को होगा सबसे ज्यादा। इसके साथ भी स्टेरिक मार्क कर दे, ये भी फिर कई दफा टेस्ट करता है।
मैनेजमेंट बोनसेस ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसके साथ तो 3 स्टेरिक मार्क करें। मैनेजमेंट बोनस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अगर सीएफओ सीईओ को कहा, ये वो एग्जांपल है जो आईकैप ने सबसे ज्यादा दफा टेस्ट की हुई है। सबसे सीएफओ सीईओ को कहा गया जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको बोनस। ये है मैनेजमेंट बोनसेस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये हमने आपको याद होगा चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी एग्जाम्पल। तो एग्जाम में पहचान लेंगे जब वो कहेगा सीएफओ सीईओ को। अच्छा मुझे बताएं, सीएफओ को ऑफर की कि 10% प्रॉफिट का 10% आपको बोनस दिया जाएगा। सेल्स टीम को ऑफर की सेल्स का 10% आपको कमीशन दिया जाएगा। बताइए किसमें रिस्क है? दोनों में शाबाश रिस्क है, दोनों में रिस्क है। ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, वो रिस्क एट एसेट, लेकिन रिस्क दोनों में। प्रेशर ऑन मैनेजमेंट टू अचीव फाइनेंशियल टारगेट, यहां पे तो इंसेंटिव दिया था ना कि अगर फाइनेंशियल टारगेट अचीव करोगे बोनस मिलेगा, और अगर ये कह दिया जाए अगर फाइनेंशियल टारगेट अचीव ना किया तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यह है प्रेशर ऑन मैनेजमेंट। मजबूरी में करना। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैंकर्स के साथ या पब्लिक के साथ कमिट करती है कि आप देखिएगा इस दफा हमारी 30% कम से कम ग्रोथ होगी, तो फिर उन पे जब एक दफा साल के स्टार्ट में इस तरह की स्टेटमेंट दे दी जाए तो फिर मैनेजमेंट अंडर प्रेशर आ जाती है कि ये रेंट तक उन्होंने इसको अचीव करना, और अगर अचीव ना हो तो फिर भी बुक्स में हेर फेर के जरिए से ग्रोथ तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है, फेक सेल्स वगैरह के जरिए। बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज पुअर, फाइनेंशियल कंडीशन, मैनेजमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन या प्रॉफिटेबिलिटी पुअर है, यानी गोइंग कंसर्न की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, और कैसे? इंक्रीज कंपटीशन, जब मार्केट में कंपेटिटर्स की तादाद ज्यादा होगी तो अपनी परफॉर्मेंस को कंपेटिटर से बेहतर करने के लिए हेर फेर करना पड़ेगा ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एंटिटी इज पुअर। अच्छा, ये फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट, नेक्स्ट कैटेगरी अब सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है रिस्क ऑफ फ्रॉड। ये तो रिलेटेड पार्टी में भी बड़ा था, याद आया। रिलेटेड पार्टी में क्या बड़ा था? सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो, तो वो भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एग्जाम में सिंपल अगर वो सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कह देता है और हमसे कहता है फ्रॉड रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करो, हम कह देंगे भाई इसमें फ्रॉड है, रिस्क ऑफ। इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स एंड जजमेंट्स। अच्छा, ये रिलेटेड पार्टी वाली बात और मैनेजमेंट का बोनस मिलेगा ये वाली बात, और एस्टिमेट्स, ऐसे एरिया जिनमें एस्टिमेट्स जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, ये वाली बातें तो हम चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं। प्रोफेशनल यानी जो जनरल रिस्क असेसमेंट होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसमें भी ये फैक्टर कॉमन थे। यहाँ पे रिस्क ऑफ फ्रॉड में भी फैक्टर कॉमन है। तो एग्जाम में क्या किस जगह पे लेके जाएंगे? अगर उसने पूछा हुआ है कि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करें तो भी आइडेंटिफाई कर देंगे ये फैक्टर्स, और अगर उसने कहा है रिस्क ऑफ फ्रॉड आइडेंटिफाई करें तो भी आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और अगर उसने कहा है एक ही क्वेश्चन के अंदर, ऐसा सिर्फ एक दफा हुआ था, एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने कहा रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई करो और रिस्क ऑफ फ्रॉड भी, तो हमने रिस्क ऑफ फ्रॉड में जो जो पॉइंट्स आ रहे थे उन्हें रिस्क ऑफ फ्रॉड में लिखा, बाकी के जितने भी पॉइंट्स थे उनको हमने जनरल रिस्क असेसमेंट में लिख दिया। ये बात समझ आई? मिस स्टेटमेंट की 2 टाइप्स है ना, एक है एरर, एक है फ्रॉड। ठीक है, हमने जो चैप्टर 3 में लिस्ट पढ़ी थी वो कौन सी थी? एरर वाली। ये फ्रॉड वाली है। एग्जाम में अगर स्पेसिफाई ना करे कि मुझे एरर वाला चाहिए कि फ्रॉड वाला चाहिए, रिस्क सिचुएशन दे दे और कहे रिस्क आइडेंटिफाई करो, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो एरर में से भी अगर फैक्टर आ रहा है वो भी आइडेंटिफाई कर देंगे, फ्रॉड में से भी आ रहा है वो भी आइडेंटिफाई कर देंगे, और अगर कहे स्पेसिफिकली रिस्क ऑफ फ्रॉड मुझे बताओ, फ्रॉड इफेक्ट, तो फिर ये लिस्ट हमारे सामने आएगी। ठीक है, और इसमें आपको बताना चाह रहा हूं कुछ फैक्टर्स कॉमन हैं जो हमने चैप्टर 3 में भी पढ़े हैं और यहां पे भी पढ़े हैं। डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है जी, फ्रॉड रिस्क फैक्टर जी। अच्छा, यहां पे प्रैक्टिकली एक चीज सुन लें, सिंपल वीकनेस इंटरनल कंट्रोल होना वो रिस्क होता तो है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट तो है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है।
लेकिन अगर जैसे सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया, ये रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है? खराब हो ही सकता है ना, हो जाए। लेकिन अगर लोगों को पता है कि सीसीटीवी कैमरा, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा खराब है और इसको ठीक नहीं करवाया जा रहा, फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड है। तो जो नॉन डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल हो, जिनको टाइमली बेसिस पे करेक्ट नहीं करवाया जा रहा, वो रिस्क ऑफ फ्रॉड है। एक जगह पे उसने कहा, पिछले साल ऑडिटर ने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी मैनेजमेंट लेटर में, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल थी, लेकिन वो मैनेजमेंट सीएफओ ने इंप्लीमेंट नहीं की। क्यों? क्योंकि पूरा साल सीएफओ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली टाइम नहीं दे सका सिस्टम के ऊपर। बताइए इसमें कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? बिल्कुल है। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई हुई और टाइमली करेक्ट नहीं हो रही, फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। Domination of management by a single person or small group without audit committee or internal audit function. Domination of management. Domination, एक तो वो रिलेटेड पार्टी में भी पढ़ा था कि जब एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे हो तो वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर। यहां पे दोबारा बता रहा है। मुझे बताइए, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है कि एक बंदे के पास सारी पावर्स होती हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन अगर इंटरनल, अगर ये सारे डिसीजन एक ही बंदा कर रहा हो तो फिर, यानी अगर छोटे लेवल पे ये काम हो ना कि बहुत से फंक्शन एक ही बंदा कर रहा हो, तो हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज ही नहीं है, लेकिन ये बड़े लेवल पे जब सीईओ में सारी पावर कंसंट्रेट और सारे डिसीजन वो कर रहा है, तो हम कहते हैं ये भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। लेकिन ये चूंकि बड़े लेवल पे है, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी है इसमें। अगर सीईओ चाहे तो फ्रॉड भी कर सकता है। ठीक। नेक्स्ट, किसी कंपनी में इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, या है लेकिन इनइफेक्टिव ओवरसाइट कर रहा है। यहां तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं। भाई मुझे बताइए, अगर आपको पता चले कि पाकिस्तान के एक ऐसा शहर है जहां पे पुलिस है ही नहीं, तो वहां पे चोरी चकारी का रिस्क का काम नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो अगर कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है तो याद रखिए रिस्क ऑफ फ्रॉड कम है, और अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है ही नहीं, रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा। और यहाँ है तो सही लेकिन इनइफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रहा है, फिर भी ज्यादा। अच्छा मुझे ये बताइए, केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हो तो सही लेकिन वो ओवरसाइट इनइफेक्टिव कर रहा हो? किस वजह से ऑडिट कमेटी या इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट सही ओवरसाइट नहीं कर रहा होगा? हो सकता है इंडिपेंडेंट। सबसे बड़ी रीजन वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसका कोई फ्रेंडली रिलेशनशिप होंगे मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। चलिए ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन। अच्छा, एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन का मैंने आपको पॉइंट क्या समझाया था कि जिस जगह पे फ्रॉड होता है उस जगह पे मैनेजमेंट का, लोगों का एटीट्यूड क्या होता है। क्योंकि नॉर्मली टॉप लेवल रिसर्च ये बताती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ फ्रॉड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर एटीट्यूड एम्प्लॉइज के साथ अच्छा है, पॉलिसीज फेयर हैं, तो रिस्क ऑफ फ्रॉड वहां पे कम होगा। लेकिन अगर एग्रेसिव एटीट्यूड है और पॉलिसीज फेयर नहीं है, वहां पे रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा होगा। अब उसी की एग्जांपल हमें बता रहा है, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटिस कोड ऑफ कंडक्ट। कि जो कोड ऑफ कंडक्ट को समझे हमारा कोड ऑफ एथिक्स की तरह। हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसमें बताया, हमने ये सीखा है कि क्लाइंट के साथ कैसे बिहेवियर करना है, किस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है, गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रीटमेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। ठीक, उसी तरह क्या, ये तो हमारे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, क्या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को कहा गया होगा कि भाई आपने सप्लायर से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सप्लायर्स फिर उनको अपने इनसाइड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए यूज कर सकता है। इस तरह की पॉलिसीज कोड ऑफ कंडक्ट में लिखी होती हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट एग्जैक्टली वैसे ही जैसा हमारा कोड ऑफ एथिक्स है, लेकिन हम एज एक्सटर्नल ऑडिटर नाम यूज करते हैं कोड ऑफ एथिक्स, और इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो वर्ड यूज करती है कोड ऑफ कंडक्ट। लैक ऑफ इंटेग्रिटी इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट खुद फ्रॉड कर रही है, उसमें खुद इंटेग्रिटी नहीं है, वो खुद लोगों से झूठ बोल रही है, तो एम्प्लॉइज क्या करेंगे? वो भी उनको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, लो मोरल अमंग सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट का मोरल डाउन है। क्यों डाउन हुआ होगा मोरल? भला उनको सैलरी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है,
हो सकता है कि डाउन साइजिंग की जा रही हो, जिसे ले ऑफ भी कहते हैं, ले ऑफ। अगर डाउन साइजिंग की जा रही है, हर बंदा डर रहा होता है कि मेरी बारी कब आई, और वो कह रहा है अच्छा चलो बारी आनी है, अभी नहीं तो 1 महीने बाद, उससे पहले, और हमें जब नौकरी से निकालेंगे तो कोई कंपनसेशन भी 2-3 महीने की पे नहीं करेंगे कि हाँ, तो इसका मतलब है हम ऐसा करें 2-3 महीनों का सामान इकट्ठा कर लेते हैं। यह है लो मोरल अमंग सीनियर। फिर practice by management of committing to bankers, creditors and other third parties to achieve aggressive or unrealistic targets। अगर मैनेजमेंट बैंकर्स के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, इन्वेस्टर के साथ कमिट करे कि हम 30% रेट ऑफ ग्रोथ लाजमी हासिल करेंगे इस साल, तो फिर वो जाहिर है उनको करना पड़ेगा, ठीक है। वरना याद रखे, मैनेजमेंट एक दफा जो एक्सपेक्टेशन शेयर होल्डर की या थर्ड पार्टी की डेवलप कर देती है ना, अगर वो उसको मीट ना करे तो ऐसी मैनेजमेंट को इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट समझा जाता है और शेयर प्राइस डाउन हो जाती है ऐसी कंपनी, ठीक है। अच्छा, इससे मिलता जुलता फैक्टर आपको याद होगा, हमने ऊपर भी स्टडी किया था, इंसेंटिव या प्रेशर में। नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन और प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर, मेरा ख्याल है इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ये इन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट उसकी तरफ बता रहा। चलिए अब आते हैं हम, अच्छा यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट वाले थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंसेंटिव या प्रेशर में फर्स्ट, सेकंड और खास तौर पे थर्ड था, खास तौर पे थर्ड, ये लिख लिया आपने। फिर फिफ्थ भी लिख ले, फिफ्थ पे भी टिक लगाएं। अपॉर्चुनिटी में सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे टिक लगाएं, फर्स्ट पे। फिर इसके बाद सेकंड में भी लगाएं, 4 पे भी लगाएं, 4 पे भी, फिफ्थ पे भी होना चाहिए, लेकिन फिफ्थ में इंटरनल ऑडिट में कवर हो गया। नेक्स्ट एटीट्यूड या रेशनलाइजेशन में सेकंड पॉइंट इसको टिक कर दें, बस ये ठीक है। अब आते हैं हम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स की तरफ। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कोई बंदा बहुत मकरूज है, ठीक है, और उसने कर्ज अदा करने हैं, लाइबिलिटीज, उसने बच्चों के स्कूल की फीस अदा करनी है, उसके लिए पैसे नहीं है, घर का किराया अदा करना है, उसके लिए पैसे नहीं। एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉइज हैविंग एक्सेस टू कैश एंड अदर एसेट्स। एडवर्स रिलेशनशिप में, अच्छा एडवर्स रिलेशनशिप है किन लोगों के दरमियान में? एंटिटी और एम्प्लॉइज के दरमियान में। अच्छा, ये एडवर्स रिलेशनशिप क्यों होंगे भला? क्यों है? क्योंकि ड्यू टू एम्प्लॉय ले ऑफ, डाउन साइजिंग की, एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जा रहा होगा, अनफेयर या इंक्रीमेंट्स दिए जा रहे होंगे, जो बंदा काम कर रहा है उसको प्रमोशन नहीं मिली, जो सिफारिश पे है उसको प्रमोशन मिल गई। अच्छा, यही पॉइंट हमने तकरीबन, आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है जी, वो मैनेजमेंट के पॉइंट के साथ उसने एक्सप्लेन किया था, ये उसने एम्प्लॉइज के साथ एक्सप्लेन किया। और कौन से एम्प्लॉइज जिनकी एक्सेस है कैश के ऊपर, जैसे या ऐसे मूवेबल एसेट्स के ऊपर, कैश या इन्वेंट्री पे, प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसमें कोई अहम नहीं है इतना कि मैं आपको मार्क करवाऊं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीशियस एंड मूवेबल आइटम, इसको टिक लगाएं, जैसे कैश या इन्वेंट्री आइटम्स है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको टिक लगाएं फर्स्ट वाले को अपॉर्चुनिटी में। फिर डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट्स। अच्छा, यहाँ पे नोट कीजिए, डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी है, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल अपॉर्चुनिटी में भी है, लेकिन फर्क क्या है? यहाँ पे है ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे यहाँ पे डेटर्स की रिकंसिलिएशन नहीं बनाई जा रही होगी, फॉर एग्जांपल अप्रूवल नहीं की जा रही होगी, यहाँ पे एसेट्स के ऊपर, क्योंकि ये मिस एप्रोप्रिएशन एसेट से रिलेट कर रही है। फिजिकल सेफगार्ड, स्टॉक टेकिंग नहीं हो रही, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग, रिकंसिलिएशन यहाँ पे स्टॉक की है, फिजिकल एसेट की है, ठीक है, एंड इनएडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। यानी इन शॉर्ट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के कंट्रोल्स वीक हैं, वो हमारा फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फैक्टर्स का पॉइंट है, और अगर फिजिकल एसेट्स के कंट्रोल्स वीक हैं, वो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट का पॉइंट होगा, ठीक। लेकिन एग्जाम में आपको पता है क्लासिफिकेशन वो हमसे नहीं पूछता। नेक्स्ट एटीट्यूड ऐसे, फेलिंग टू करेक्ट नॉन इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज, ये वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज हैं,
सामने आ गई फिर भी करेक्ट नहीं की जा रही, रिस्क ऑफ फ्रॉड। ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग कंट्रोल, जी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओवरराइडिंग का मतलब है मैनेजमेंट जब अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास करे, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल, मैनेजमेंट ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल। टॉलरेंस और पेटी थेफ्ट, छोटा मोटे चोरी की कैशियर ने, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अब वो चोरी से बाज आ जाएगा? नहीं, अब वो चोरी रिफाइन तरीके, उसे पता चल गया इस तरीके से चोरी करे तो बंदा पकड़ा जाता है, अब अपना तरीकाकार बदलेगा, चोरी करने से नहीं छूट बाज आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये आप समझते हैं मुनासिब कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, तो मुनासिब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? हाथ नहीं काटते, उसको जॉब से निकाल देना चाहिए था, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। नेक्स्ट, बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससैटिस्फैक्शन और डिसप्लेयर विद एंटिटी। अगर आपको लगे ऑर्गेनाइजेशन में हर दूसरा बंदा कंप्लेन कर रहा है मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में, उसका मतलब है ये फ्रॉड डिस फैक्टर है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा था। चेंज इन लाइफस्टाइल, किसी जूनियर एम्प्लॉय का सडनली लाइफस्टाइल चेंज हो जाए, क्लर्क नई गाड़ी खरीद ले। अच्छा, अब चलते, अब ये अच्छा, ये थे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। इसके बाद एक और लिस्ट है, इसके बाद एक और लिस्ट है, circumstances that indicate possibility of fraud in financial statements। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, दोनों लिस्ट फ्रॉड से रिलेट करती हैं। फ्रॉड रिस्क फैक्टर है वो फैक्टर्स जो कि नॉर्मली फ्रॉड अकर होने से पहले हमें नजर आ रहे होते हैं, और सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो फैक्टर या वो सिचुएशन, वो इवेंट्स है जो फ्रॉड होने के बाद हमें नजर आ रहे होते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगेन, जिस तरह पहले मैंने आपको ऊपर बताया था, फैक्टर बाज़ औक़ात वो मिक्स कर देता है, यहाँ पे भी आपको फैक्टर्स मिक्स होते नजर आएंगे। डिस्क्रिपेंसीज इन काउंटिंग रिकॉर्ड, अगर काउंटिंग रिकॉर्ड में फर्क है, एक जगह पे एंट्री किसी और अमाउंट की है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किसी और अमाउंट की, फॉर एग्जांपल, ये है डिस्क्रिपेंसी इन काउंटिंग रिकॉर्ड। क्या इंडिकेट कर रही है? फ्रॉड को। पहले मैं मेन हेडिंग आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ताकि आपको फर्क पता चले। डिस्क्रिपेंसी इन काउंटिंग रिकॉर्ड समझ आ गया आपको कि डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस है, ठीक है। कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, एविडेंस मौजूद ही नहीं है या एविडेंस मौजूद है लेकिन वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। आपको याद होगा हम एक पढ़ा करते थे कॉन्ट्राडिक्शन, इनकंसिस्टेंसी, ये उससे रिलेट कर रहा है। एविडेंस मौजूद ही नहीं या जो एविडेंस मौजूद है वो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू के अगेंस्ट है, कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट, प्रॉब्लमेटिक और अनन्यू रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ऑडिटर एंड मैनेजमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप कौन सा होना चाहिए? प्रोफेशनल, न्यूट्रल। और अगर वो रिलेशनशिप प्रॉब्लमेटिक है, अनयूजुअल है, यानी अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, मैनेजमेंट टाइमली बेसिस पे ऑडिटर को इंफॉर्मेशन नहीं देती या के ऑडिटर की सजेशंस के ऊपर गौर नहीं किया जाता, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, प्रॉब्लमेटिक है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मैनेजमेंट एग्रेसिव है, उसका एटीट्यूड एग्रेसिव है और वो ऑडिटर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही। क्यों नहीं कोऑपरेट कर रही होगी? और फिर कुछ अदर फैक्टर्स हैं। अब वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अभी आपको लग रहा होगा सारा बोरिंग काम है सारा, और चीजें तो समझ आ रही हैं, सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन केस स्टडी में फिर जब मैं आपसे पूछूंगा ना कि ये फैक्टर हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फिर आप सोच में पड़ जाएंगे पता नहीं पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। नहीं, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, रट्टा क्यों लगाना पड़ेगा भाई, रीडिंग करके समझना पड़ेगा। अनसपोर्टेड और अनऑथराइज्ड बैलेंसेस और ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है ही नहीं या किसी ने ऑथराइजेशन नहीं की। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट दैट सिग्निफिकेंटली इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सुबह ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, शाम को क्लाइंट ने, प्रैक्टिकली क्लाइंट ऐसा किया करता है, शाम को 150 मिलियन की एडजस्टमेंट हमारे सामने लगा, सर ये एडजस्टमेंट भी रह गई थी। हम कहा भाई ये एडजस्टमेंट रह गई थी, 1.5 महीना हो गया हम यहाँ पे बैठे हुए, पहले क्यों नहीं लेके आए? सर भूल गया था। 2-2 हज़ार की 3-3 हज़ार की उसे मिस स्टेटमेंट याद थी 1.5 महीने में। ये 2.5 जो मिलियंस की एडजस्टमेंट थी, इसको आखिरी दिन क्यों आखिरी दिन हमारे पास आया? ताकि हम इसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई ना कर सके। इसी तरह याद रखें पूरा साल में वैसे तो
रिस्क ऑफ फ्रॉड पूरे साल की ड्यूरिंग ईयर ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन असल में जो ज्यादा बड़ा रिस्क ऑफ फ्रॉड कहां पे होता है, जो एंड पे सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। Transactions that are not recorded in a complete or timely manner are improperly recorded as to amount or period। अगर ट्रांजैक्शन की अमाउंट ठीक नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को कोई और अमाउंट रिकॉर्ड हुई, कोई और अमाउंट, या प्रॉपर मैनर में टाइमली कंप्लीटली मैनर में रिकॉर्ड नहीं हुई, सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया गया। क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन में एक प्रोसीजर है गुड्स को डिस्पैच करना है, एक प्रोसीजर ये भी है सेल को प्रूव करना है। क्रेडिट सेल को प्रूव नहीं किया गया, गुड्स को डिस्पैच कर दिया गया, कंप्लीट मैनर हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, अगर पता चले आपको गुड्स आपको डिस्पैच की गई है, लेकिन ऐसी पार्टीज को जिनको क्रेडिट अप्रूवल नहीं हुई, और वो पार्टीज भी नहीं है, वो क्रेडिट अप्रूवल भी नहीं हुई, रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं? बिल्कुल। अगर आप पूरे सिस्टम को फॉलो नहीं करते, सिस्टम को बाईपास करते हो, कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका मतलब है गड़बड़ का चांस ज्यादा है। टिप्स और कंप्लेंट्स टू ऑडिटर अबाउट alleged फ्रॉड। एक एम्प्लॉई ने दूसरे एम्प्लॉई के खिलाफ आपके कान में चुपके से कहा, सर ये जरा ये वाली ट्रांजैक्शन देखिएगा, बंदा फ्रॉड कर रहा है, बताइए इग्नोर कर देंगे या रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज करें? हो सकता है बाद में, स्टैंडर्ड क्या कहता है हो सकता है बाद में ये गलत साबित हो जाए, लेकिन आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना। अगर 10 दफा भी इंफॉर्मेशन गलत साबित हो गई ना, और 11वीं दफा सही साबित हुई, तो आपकी 10 दफा की एफर्ट पार, कामयाब हो गया आप। इसलिए कभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन को आपने इग्नोर नहीं करना। एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम एंड रिकॉर्ड इज मोर देन व्हाट इज नेसेसरी टू डू देयर जॉब। अब आपके एलएमएस की एग्जांपल देता हूं। हम टीचर्स है ना, हमारे पास एक्सेस है, क्या नोट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं एलएमएस के ऊपर, लेकिन किसी स्टूडेंट को एक्सेस देना, इनरोल करना, वो एक्सेस हमारे पास नहीं है। अगर वो एडमिन के पास एक्सेस है, अगर मेरे पास एक्सेस, टीचर के पास एक्सेस, हालांकि जरूरत भी नहीं है टीचर को, लेकिन अगर एक्सेस होती, हाँ बिल्कुल, 10-10 हजार क्या 2-2 हजार दो भाई, ये लो एनरोलमेंट, ये लो एनरोलमेंट भाई, होता है इसीलिए उसने लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरह होता होगा, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं। जब आप लोगों को उनकी जरूरत से ज्यादा एक्सेस देते हैं तो वो उसका मिसयूज करते हैं। कंफ्लिक्टिंग और मिसिंग काउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगे, उसने कहा सर जल गए, है ही नहीं, कुछ नहीं है। Documents that appear to have been altered, कटिंग की, एक तो आप ना, आप क्या लोग याद है, आपको असाइनमेंट देना तो पिछली असाइनमेंट चेक करवा दिया करते आप, है ना, ये मुझे भी पता। एक सेशन मैंने कंट्रोल लगाया, मैंने कहा अब आप जो भी असाइनमेंट देंगे ना, पेज के टॉप पे आप डेट लिखा करेंगे, ताकि मुझे पता चले किस डेट की असाइनमेंट है। आप पिछली डेट की असाइनमेंट इस तरह, तो एक स्टूडेंट की असाइनमेंट चेक की, उसने एक डेट को 3 दफा गाड़ के रिवाइज किया हुआ। अब मैंने असाइनमेंट नीचे नहीं देखी, लेकिन उसकी डेट जैसे ही मैंने कटिंग देखी, मैं फौरन पता चला, मैं कहा पुरानी असाइनमेंट चेक करा रहे हो। वो भी बेचारा कच्चा था, फौरन मान गया। तो जो अल्टर डॉक्यूमेंट होगी, एग्री करते हैं उनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ रीजनल डॉक्यूमेंट व्हेन दे आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, रीजनल। हमने कहा अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए सीएफओ का, सीएफओ ने कहा भाईजान ये फोटोकॉपी है मेरे पास, ओरिजिनल कहीं गुम हो गया। तो इसका मतलब इंडिकेशन है कि ओरिजिनल कहीं मौजूद ही नहीं। जहां पे ओरिजिनल होना चाहिए वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मौजूद। आपने कहा हमें सेल एग्रीमेंट दिखाइए, ये जो नया कस्टमर आया इसके साथ क्या एग्रीमेंट किया, उन्होंने फोटोकॉपी दिखाई, आपने कहा ओरिजिनल, उन्होंने कहा ओरिजिनल नहीं है हमारे पास, वो तो कस्टमर ले गया। याद रखिए ओरिजिनल की कॉपी, ओरिजिनल भी 2 कॉपीज बनती हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं ना उनकी 2 कॉपीज दोनों पे। आपने अक्सर देखा होगा वो कॉन्फ्रेंस होती है ना वज़ीर खारजा के दरमियान में, एक पे वहां पहले दोनों साइन करते हैं, फिर एक दूसरे को एक्सचेंज करके दोनों साइन, तो वो बेसिकली दोनों ओरिजिनल कॉपीज होती हैं। एक कॉपी पार्टी 1 के पास और एक पार्टी 2 के पास होती है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हमारे पास ओरिजिनल एविडेंस मौजूद ना हो, हालांकि होना चाहिए था, रिस्क ऑफ फ्रॉड है। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाई, उसमें 10 मिलियन की ट्रांजैक्शन है। सीएफओ से पूछा, उसने कहा सर ये ट्रांजैक्शन थी ना, ये असल में पेमेंट आई थी, हमें पता नहीं चला किस पार्टी की पेमेंट आई है, तो हमने इसको रिकंसिलिएशन में शो करवा दिया, अब हमें पता चल गया, अब इसको ठीक कर लेते हैं। इसमें फ्रॉड नहीं है, क्योंकि उसने एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंस को। लेकिन अगर पता चले कि जी किसी को भी नहीं पता ये डिफरेंस किस चीज का, 10 मिलियन का, तो किस चीज का डिफरेंस होगा? कैश बुक के मुताबिक बैलेंस ज्यादा है, बैंक में 10 लाख का बैलेंस कम है,
और किसी को नहीं पता ये डिफरेंस किस वजह से। उसका मतलब क्या है, ये वो पैसे हैं जो कैशियर से कहा था कि बैंक में डिपॉजिट करवा दो, उसने डिपॉजिट नहीं करवाए, गलती से जेब में चले गए। बिल्कुल अनयूजुअल। अच्छा, फिर उसके बाद अनयूजुअल चेंज इन ट्रेंड रेशियोज एंड रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हमने पढ़े, फ्रॉड वाले नहीं पूछ रहा, जनरल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पढ़े, कौन कौन से थे बताइए? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या एनालिटिकल प्रोसीजर फ्रॉड इंस्पेक्टर में भी थे? फ्रॉड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिलेटिंग टू फ्रॉड में एनालिटिकल प्रोसीजर की एग्जांपल थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी, सिग्निफिकेंट, ये उसी की बात कर रहा है। अनयूजुअल चेंजेस इन ट्रेंड्स रेशियोज एंड रिलेशनशिप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगेन ये रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट भी है, रेगुलर वाला जनरल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, और ये फ्रॉड इंस्पेक्टर भी है। अगर आपसे फ्रॉड इंस्पेक्टर के क्वेश्चन में पूछे रिक्वायरमेंट में फ्रॉड इंस्पेक्टर हो, तब भी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर एनालिटिकल प्रोसीजर में अनयूजुअल चेंज आता है। और अगर वो सिंपल कहे आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, और उसमें एनालिटिकल प्रोसीजर में आप देखते हैं कि सेल्स में या कॉस्ट ऑफ सेल्स में अनयूजुअल चेंज है पिछले सालों की निस्बत, तो फिर आप उसको भी सिंपल रिस्क के तौर पे भी आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके बाद इनकंसिस्टेंट और वेग रिस्पांस और इंक्वायरीज का जवाब नहीं दिया जा रहा या जवाब दिया जा रहा है उसमें इनकंसिस्टेंसी है। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाईज। कंफर्मेशन में हमने जो भेजा जवाब आया वो कुछ और था। मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल एसेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट लार्ज अमाउंट ऑफ क्रेडिट एंड एट ईयर एंड। ये तो आपको अच्छा इसके साथ बेटी के लगा दें, ये भी बहुत अहम रिस्क बार बार पूछता है। लार्ज ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, क्रेडिट एंड शाबाश बिल्कुल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम चेंज, आईटी से रिलेटेड है कि प्रोग्राम चेंज हुआ लेकिन किसी को नहीं पता किसने चेंज किया, क्यों किया, आईटी सिस्टम चेंज हुआ। Problematic and your relationship between IT and management. Refusal of access to record facilities. Certain employees IT को refuse कर दिया कि उसे access provide नहीं करने। Undue time pressure by undue time pressure पे भी टिक लगाएं। मैनेजमेंट बगैर किसी वजह के आपको प्रेशराइज कर रही है कि जल्द से जल्द ऑडिट फाइनल करें, रिपोर्ट दीजिए हमें। To resolve complex or contentious issue. Complaints by management about conduct of audit or management intimidation. आप पार्टनर हैं, आपको क्लाइंट ने फोन करके कहा सर आपका बंदा जो आपने टीम भेजी है ना वो टीम में बड़ी तंग कर रही है, हमें टीम को चेंज करें। टीम को चेंज कर देंगे क्या? भाई टीम तंग कर रही है, वो अपने जाती काम के लिए थोड़ी तंग कर रही है, वो कोई ना कोई तंग करना क्या होगा, वो कोई ना कोई एविडेंस उनसे मांग रहे होंगे जो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वो हमारी टीम को प्रेशराइज करना चाहते हैं। अनयूजुअल डिले बाय एंटिटी इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन को अनयूजुअल डिले करे, टाइम पे प्रोवाइड ना करे, तो मैनेजमेंट यही चाहती है कि हम उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई ना कर सके, हमें वेरिफिकेशन के लिए टाइम कम मिले। रिफ्यूजल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशन स्टाफ फैसिलिटीज एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग थ्रू कैट। ठीक है, कंप्यूटर हम अगर क्लाइंट की आईटी सिस्टम को चेक करना चाहते हैं, वो हमें आईटी के लोगों से मिलवा नहीं रहे या आईटी सिस्टम पे हमें एक्सेस नहीं दे रहे। एंड अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, रिपीट हो रहा है ये पॉइंट। एंड अनविलिंगनेस टू करेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट करेक्ट करने के लिए कहा नहीं की स्कोप एग्जैक्टली, लेकिन कौन सी स्कोप लिमिटेशन? बाय मैनेजर, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो इसका मतलब है अब आपको याद है जब कभी स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट था तो उसमें हमेशा क्यों क्या था, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसी वजह से वो आपके सारे ये अगर आप देखें तो स्कोप लिमिटेशन वाले पॉइंट भी इसमें आ रहे हैं ये सारे। अदर काउंटिंग पॉलिसी एट वेरिएंस विद इंडस्ट्री नॉर्म, सारी इंडस्ट्री वेटेड एवरेज के ऊपर वैल्यूएशन करिए, हमारे क्लाइंट ने FIFO के ऊपर कर रहा है तो हम कहेंगे ठीक है दोनों की इजाजत है स्टैंडर्ड में, ऐसे नहीं कहेंगे, रीजन पूछेंगे कि सारी इंडस्ट्री कोई और पॉलिसी अडॉप्ट की है, आपने क्यों चेंज की है? फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विदाउट चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज नहीं हुई। कोरोना के साल में कंपनीज ने अपनी प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेट डबल कर दिया। सही किया क्या गलत किया? सही किया, क्योंकि उसमें बैड डेट ज्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है। लेकिन अगले साल हालात सेम है और फिर कम कर दिया, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस है कम कर दिया।
तो कम नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इस साल भी तो कोरोना की वजह से ऑपरेशन रिस्ट्रिक्टेड है। या बगैर देखे, या इन शॉर्ट हमारे एस्टिमेट्स जो चेंज हो इन्हें इकोनॉमिक कंडीशन के साथ मैच होना चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज नहीं है, एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा है, प्रॉब्लम है। या इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आ रहा है लेकिन एस्टिमेट्स में चेंज नहीं आ रहा, ये भी प्रॉब्लम है। यही बता रहा आपको। अनविलिंगनेस बाय मैनेजमेंट टू परमिट ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद दोस्त ऑफ गवर्नेंस। डायरेक्टर्स को कहीं उन्हें डर है ना हमारे कोई फ्रॉड ना बता दें डायरेक्टर्स को, तो रोक रहे हैं उनको। टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी बात हुई। कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का है, उसके ऊपर टॉलरेट किया जाए, एक्शन ना लिया जाए, इसको हमने टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट के नाम से पढ़ा था। तो भी रिस्क ऑफ फ्रॉड है। ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपने पढ़ी, चलिए इसको छोड़े, क्या मतलब पढ़ लिया हमने, ताकि घर जाके आप रीडिंग करने के लिए बैठे आपको ये ना लगे कि नया पॉइंट कहां से आ गया, कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड, आप फेमिलियर हो उसके साथ। लेकिन नहीं याद नहीं, याद कर, हाँ हर हेडिंग में से दो तीन तीन चार चार याद कर लेना। लेस देन 10% चांस है, लेकिन कुछ ना कुछ चांस है, तो टू बी ऑन सेफ साइड बेहतर है कि कुछ दो तीन तीन पॉइंट हर हेडिंग में से याद कर। अच्छा ये मेरे आप मुझे बताइए जल्दी से, टाइम नहीं जाया करना, जितने भी आपने फैक्टर्स पढ़े, फ्रॉड इज फैक्टर हो या सर्कमस्टेंस इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, आपको सबसे अच्छा फैक्टर कौन सा लगा? कोई एक बता दे। हर कोई अपना अपना फेवरेट ढूंढे, मैं उनसे पूछूंगा। जी कौन सा? डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, जो मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रही। शाबाश जी, आप बताइए आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा फ्रॉड इज फैक्टर? जी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। इंटेंडेड सेल ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस को सेल करना चाहते हैं तो जाहिर है, जैसे हम अगर अपनी गाड़ी को बेचना चाहें तो उसे चमकाते हैं कि नहीं चमकाते, वैसे चाहे 6 महीने से साफ ना की हो, जब बेचना है उसको खूब चमकाते हैं ताकि, और बाहर से ही इंजन चाहे वैसे ही तबाह बर्बाद हुआ हो उसको नहीं चेंज करना। जी मेरे भाई, क्योंकि सेल करना है ना, सेल में रिस्क ऑफ फ्रॉड है। आप बताइए आपको कौन सा फैक्टर सबसे अच्छा लगा? मैनेजमेंट बाय सिंगल, यानी कि डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बाय सिंगल, पर एक ही बंदा सारे के सारे डिसीजन मेकिंग कर रहा है और उसके ऊपर कोई उसकी निगरानी करने वाला ऑडिट कमेटी भी नहीं है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी नहीं है। गुड, ये भी अच्छा। जी भाई आप बताइए। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अच्छा ये आपने रिलेटेड पार्टी में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ा है। अच्छा चले, ये इसीलिए पुराने, ये तो आपने पुराने वाला ही पॉइंट बता दिया, लेकिन चलें चूंकि फ्रॉड रिस्क फैक्टर में भी डिस्कस हुआ है हम इसको ठीक मानते हैं। जी मेरे भाई आप बताइए आपको फ्रॉड रिस्क फैक्टर कौन सा सबसे अच्छा पसंद है? चेंज इन लाइफस्टाइल, चेंज इन लाइफ। लास्ट ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, शाबाश। चलें अब इसका मतलब है अगर यही फैक्टर्स केस स्टडी में आए तो आप पहचान लेंगे कि हमने डिस्कस किया कि नहीं। अब ये आपका मेमोरी टेस्ट होने वाला है, ठीक है, मेमोरी टेस्ट होने वाला, बोरिंग वाला काम खत्म, मेमोरी टेस्ट। मैंने आपसे पूछना है कि ये फैक्टर हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है चलिए, और आपको याद आ जाएगा। चलिए अटेंटिव हो जाए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, सबसे डिस्क्राइब द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इफ एनी दैट आर इंडिकेटेड इन द अबव इंफॉर्मेशन। इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स बताइए, डिस्क्राइब कीजिए। हम हेडिंग बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी देंगे। ये स्टाइल जब आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो आप इसको पता चल जाएगा। जैसे हमने, आपको याद है उसमें करते थे रिस्क असेसमेंट में, हेडिंग बनाते थे और नीचे एक्सप्लेनेशन देते थे, कि सिर्फ हेडिंग बनाया करते थे एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि दोनों काम दे दें। वैसे अगर आप हेडिंग ना भी बना सके, एक्सप्लेन भी कर देना, वो भी बहुत है, लेकिन बेहतर यह है कि क्योंकि हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट है, बेहतर है पहले हेडिंग ले फिर बाद में एक्सप्लेन करें। जी अब जिससे पूछूंगा वही बताए। Carry out the planning stage of audit of Prudent Limited, a listed company. Senior auditor of your team submitted the following information. Board of directors of the company has recently appointed Mr. Smart as new chief executive, whose remuneration is mostly based on efficiency bonuses and share options. Efficiency share यानी जितना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा उतना ज्यादा उसे बोनस मिलेंगे। रिस्क ऑफ फ्रॉड है।
यहाँ पे उसने टर्म्स जो है वो थोड़ी सीफैब लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ी मुश्किल टर्म, स्टॉक ऑप्शन। लेकिन स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है अगर प्रॉफिट आपने अचीव किया तो आपको बोनस के तौर पे शेयर्स दिए जाएंगे, मालिक बना दिया जाएगा। शाबाश। तो ये फ्रॉड फैक्टर है, कहाँ पढ़ा था हमने? इंसेंटिव, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंसेंटिव में। ठीक है, वैसे एग्जाम में ये लिखना है, एग्जाम में सिर्फ फ्रॉड फैक्टर एक्सप्लेन करना है। मैं तो सिर्फ मेमोरी टेस्ट के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे पढ़ा था। Mr. Smart is reputed as seasoned business executive and has been a very good friend of the chairman of the audit committee. क्यों? इंडिपेंडेंट। हाँ, अब ये सीईओ है, ये मैनेजमेंट में और ऑडिट कमेटी में फ्रेंडशिप है। ऑडिट कमेटी के अच्छे तरीके से काम कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। फ्रॉड फैक्टर में पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अपॉर्चुनिटी, इनइफेक्टिव ओवरसाइट, इनइफेक्टिव बाय 2 4 एग्री करते हैं जी? हाँ, वही फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। थर्ड, सिंस हिज ज्वाइनिंग he has proved to be the main decision maker and the board appears to be relying considerably on Mr. Smart and less interested in operations of the company. क्या कहना चाह रहा है कि सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर्स ने कहा शुक्र है आप आए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब सारे फैसले वही करता है। डोमिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, अब कंसंट्रेशन, सारी डिसीजन मेकिंग एक ही बंदे के पास है। रिस्क ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा है। ये फैक्टर पढ़ा था, याद है भाई? याद है, कहाँ पढ़ा था? अच्छा, बोर्ड्स मेन कंसर्न इज नाउ द ग्रोथ इन नेट अर्निंग एस्टिमेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर which Mr. Smart strongly believes will be 30% at the minimum. बोर्ड ने कहा भैया हमें बस एक ही टेंशन है, ग्रोथ होनी चाहिए। मिस्टर स्मार्ट ने कहा फिक्र ही ना करें, 30% शर्तिया। रिस्क है, रिस्क ऑफ फ्रॉड। प्रेशर में भी पड़ा था, और कमिटिंग टारगेट्स विद थर्ड पार्टीज, वो भी था बिल्कुल। तो एग्री करते हैं फ्रॉड फैक्टर है। ड्राफ्टिंग आप सोल्यूशन देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने इसको ड्राफ्ट किस तरीके से करना है। पहले मुझे बताएं, डिसीजन मेकिंग ठीक कर रहे हैं ना, इसके ड्राफ्टिंग का स्टाइल वही है जो रिस्क असेसमेंट में सीखा था। There are number of instances of lack of segregation of duties and Mr. Smart being cost conscious has allowed the situation to continue. Segregation duties नहीं है, बार बार पढ़ रहे थे। कौन सा डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, आगे कि नहीं आगे? और इसको जानबूझ के करेक्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि पैसे, कंट्रोल पे पैसा खर्च करना पड़ता है ना। कोई कंट्रोल ऐसा नहीं है जिस पे आपके इन्वेस्टमेंट ना लग रही हो कोई ना कोई। There is a big layoff plan in place and employees are expecting such plan. Layoff plan क्या होता है? Downsizing, employees को निकाला। Employees are expecting such plans. Employee के ख्याल में ये प्लान अब आगे चलेगा। Although it has been kept as top secret. टॉप सीक्रेट कैसे हो सकता है? मेरे साथ बंदा बैठा है, कल बैठा था, आज जॉब पे नहीं आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चलेगा इसको निकाल दिया। तो इसीलिए यहाँ मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से टॉप सीक्रेट रखा है, लेकिन एम्प्लॉइज को भी पता चल गया। दिस लेऑफ विल हेल्प द कंपनी टू अचीव हायर ग्रोथ इन अर्निंग। एडवर्स रिलेशनशिप, शाबाश, एडवर्स रिलेशनशिप, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज है। याद रखिए, बड़े बड़े अमीर लोग एक नुस्खा बना, चलते चलते वैसी बात है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिंदगी में याद रखिएगा, और ये बात थोड़ी सी मैंने आजमाई भी हुई है। प्रॉफिट, अपना जायदाद दौलत बढ़ानी है ना, मैथमेटिकली इसके 2 तरीके हैं। एक, सेल्स को बढ़ा दें, इनकम को बढ़ा दें, दूसरा अपने खर्चों को कम कर दें। लेकिन बड़े बड़े दौलतमंद जो दुनिया के लोग हैं वो कहते हैं आप खर्चों को कम करके कभी अमीर नहीं बन सकते। आपने खर्चों को बढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनकम को उससे ज्यादा बढ़ाना है। इनकम को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली खर्चे बढ़ते हैं। तो ये मिस्टर स्मार्ट के ख्याल में अगर हम अपने खर्चे कम कर देंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि उल्टा ज्यादा नुकसान होगा। डिससेटिस्फाइड इसकी नहीं, मैं किसी की पॉलिसी एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, मैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रॉड
आगे चले, नहीं कभी आजमा लीजिएगा, कभी जिंदगी में बात याद आएगी भाई की आपको। केस स्टडी लो, चले छोड़े। वाइल रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले रिक्वायरमेंट गलती होने लगी। इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन, नहीं फिर आप बात दूसरी तरफ ले जाते हैं। नहीं, छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ, छोटे आपको डिसीजन कीजिए। मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मेरे पास स्टूडेंट ज्यादा हैं और टेस्ट चेक करने के लिए अब मैंने टीएस को पॉइंट किया हुआ है। अब एक ऑप्शन, अब टीए जाहिर है पैसे लेगा फिर टेस्ट चेक करेगा ना। एक ऑप्शन ये है मैं एक ही टीए को सारी क्लास के टेस्ट दे दूं और उसे कहूं मुझे अगले हफ्ते से पहले चेक करके देने हैं तुमने, और तकरीबन क्या करेगा देखो। दूसरी ऑप्शन क्या है, मैं एक ही बजाय 3 टीएस रख लूं और उन्हें कहूं कि भाई तुम लोगों ने ये 1/3 हर एक को टेस्ट दे दूं, ये चेक करने हैं। मुझे बताइए ये जो मैं एक ही बजाय 3 टीएस यूज कर रहा हूं, इसकी वजह से मेरी दौलत में इजाफा होगा कि कमी होगी? इजाफा होगा, यही समझाना। क्यों भला? ज्यादा अच्छे तरीके से, जब ज्यादा क्वालिटी मिलेगी स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। भाई यहाँ पे टेस्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। टेस्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस कर। देखा मैंने आपसे कहा था ना, इधर ले जाते हैं बात, चले जाके। In each of the above situation, identify with justification whether it risk of fraud. बताना है रिस्क ऑफ फ्रॉड है कि नहीं, जस्टिफिकेशन के साथ। तैयार है? लेकिन इसमें उसने इंटेंशन नहीं बताई होगी। While reviewing the audit files of 4 different clients, you confronted the following situations. पहला, अच्छा, due to tough competition, underline करे, in the market, company has been unable to increase prices of its products since last 5 years. सिर्फ फैक्टर बता दें कौन सा है, प्रेशर में कौन सा था, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इंक्रीज कंपटीशन। अब कंपनी जाहिर है कंपटीशन में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर, दूसरों से बेहतर शो करवाने के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें। सेकंड एडिशन, अच्छा ये नहीं आप नहीं पहचान पाएंगे मेरा। एडिशन टू इनटेंजिबल एसेट्स अमाउंटिंग टू ₹500 मिलियन। इनटेंजिबल एसेट्स में 500 मिलियन की एडिशन हुई। इंक्लूड रिसर्च कॉस्ट ऑफ ₹10 मिलियन विच इज ड्यूली सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस फ्रॉम सप्लायर। भाई 10 मिलियन की रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी है, एक्सपेंस आउट करना था ना, है मिस स्टेटमेंट। बताइए क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड है? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है रिस्क ऑफ फ्रॉड है? कितनों का ख्याल है नहीं है? पहली चीज मुझे ये बताइए, 500 मिलियन की कैपिटलाइजेशन कर रहा है तो 10 मिलियन से कितना को फर्क पड़ जाना है उसको? यहाँ चले इसको भी छोड़े, चले फिर भी फर्ज कर लेते हैं कुछ ना कुछ। दूसरा, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट ऐसी है कि अक्सर इस तरह की मिस स्टेटमेंट हो जाती है। रेवेन्यू और कैपिटल के दरमियान में मिस क्लासिफिकेशन भी हो जाती है। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट में मिस क्लासिफिकेशन भी हो जाती है। चले ये भी कन्विंस नहीं लगते आप, इसको भी छोड़े। सबसे अहम पॉइंट, सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस। अगर उसने इसको छुपाना होता हमसे नेचर कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिसर्च है कि डेवलपमेंट है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाता नहीं दिखा। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट याद रखें, जहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, डिफरेंसेस आए लेकिन पता चल गया क्या है, रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है वो जी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रूल बना ले, जहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद हैं वहां पे ड्यूली सपोर्टेड का मतलब सही ठीक डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। थर्ड, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हायर मैनेजमेंट हैज बीन अर्निंग हैंडसम बोनसेस बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये तो सबसे ज्यादा, यही टिक लगाया था ना सबसे ज्यादा। 4, physical stock take on 31st December 2014 included goods sold but not dispatched amounting to ₹52 million। स्टॉक में चीजें सेल कर दी हैं लेकिन डिस्पैच नहीं की अभी। फेक अभी कैसे पता चला फेक है? हो बाजुकात ऐसा होता है ना, बायर कहता है सर 2-4 दिन के लिए अपने पास रख लें, बाद में चीजें हम आपसे उठा लेंगे। अच्छा आगे, द डिलीवरिंग ऑफ गुड्स वाज स्टॉप्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, देखा वही कहा था ना मैंने, डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा होगा सर अभी अपने पास रखे, चीजें बाद में हो जाता है जाहिर है। अपॉन अप टू 20th January 2015
द डिस्ट्रीब्यूटर हैज टेकन डिलीवरी ऑफ गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 2 मिलियन। 20 दिन गुजर गए, 20 जनवरी तक भी डिलीवरी सिर्फ 2 मिलियन की उठाई है। अब ये फेक लग रहा है, अब ये फेक, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि बाकी जो है इसका मतलब है जो 50 मिलियन 52 में से सिर्फ 2 मिलियन डिलीवर हुआ, 50 मिलियन, और तकरीबन 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया। तो याद रखें नॉर्मली जो बिजनेसमैन होते हैं वो इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करते। अगर उन्हें जरूरत नहीं थी इन्वेंट्री की तो फिर उन्हें ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए था। पैसे रोके रखने, ब्लॉक करने का क्या फायदा। तो इसमें क्या इंडिकेशन मिल रही है कि जो 50 मिलियन है वो फेक है। अच्छा, इसमें फोर्थ वाले फैक्टर हमने कहीं पढ़ा फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स में, फोर्थ वाला पॉइंट, ये मुझे लगता है हमारे लिए नया एक फैक्टर है। ठीक है, ये एक नया फैक्टर है। कभी कभार डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसे हो भी सकता है कि एक आधा नया फैक्टर आपके साथ, लेकिन आपकी कितने स्टूडेंट्स ने इसको जजमेंट की बेस पे आइडेंटिफाई कर लिया किसमें रिस्क फैक्टर। शाबाश शाबाश। इसका मतलब है आपने सिर्फ रिस्क फैक्टर को पढ़ा नहीं बल्कि समझा भी है। एक नया है और आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए अब देखते हैं ये वाले फ्रॉड रिस्क फैक्टर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। चलें करते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे बताइए, आपको रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल रहा है किस टॉपिक का क्वेश्चन है। एनालाइज ईच ऑफ द अबव सिचुएशन एंड असेस वेदर इट रिप्रेजेंट्स ए फ्रॉड और एन एरर। बताइए कि फ्रॉड है क्या एरर। तो वो तो हमें फौरन पता चल जाएगा इंटेंशन से। फ्रॉड इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट है, एरर अनइंटेंशनल है, ऐसे ही है ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में कभी भी इंटेंशन नहीं बताएगा, सर्कमस्टेंसेस से अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो अब अंदाजा लगाने के लिए तैयार हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया ना तो फ्रॉड की 70% जो नॉलेज है वो आपके उसके ग्रिप स्ट्रांग होगी आपकी। 70% आपकी, अगर ये क्वेश्चन आपने इसको समझ लिया। ये आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यू आर ऑडिट मैनेजर ऑफ द ऑडिट ऑफ असलाम पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2010. ASPL is engaged in the manufacture of a wide range of plastic products. अच्छा, यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम आपने ठीक कर दिया इत्तेफाक से, लेकिन इसमें फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो भी सकता था। आपको याद है, हाँ, टाइप ऑफ गुड अगर ऐसी हो प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम तो उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड होता है। यहाँ पे हाँ नहीं, प्लास्टिक ठीक है, मैं यही कर, मैंने ये नहीं कहा रिस्क ऑफ फ्रॉड, मैंने कहा हो सकता था, हो सकता था। प्लास्टिक प्रोडक्ट बाकी इतनी प्रीशियस आइटम्स नहीं होती, इनमें रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है। लेकिन ज्वेलरी की बात करता, अगर मोबाइल की बात करता, अगर फैशन प्रोडक्ट्स की बात करता, कॉस्मेटिक्स की बात, ये कल भी था कॉस्मेटिक्स वाला। कौन है कॉस्मेटिक्स वाला? ये इस जैसे होते हैं, ईद पे चूड़ियों का स्टॉल लगाते हैं। While reviewing the initial work performed by the audit team, the following matters have come to your notice. कह रहा है ये मैटर्स आपके नोटिस में है। क्या? Quantity of material scrap during the year is materially different. अच्छा, ये स्क्रैप मटेरियल है तो छोटा मोटा होगा, इसमें भी रिस्क है। Quantity of material scrap during the year is materially different from the quantity of scrap sold. जो स्क्रैप किया है वो कुछ और क्वांटिटी और सोल्ड किया है कुछ और, तो क्या होगा? कौन सी वाली ज्यादा होगी? स्क्रैप वाली ज्यादा होगी। उसने बताया नहीं लेकिन अंडरस्टूड है, स्क्रैप वाली ज्यादा होगी, सोल्ड वाली कम होगी, वरना टेंशन की बात ही नहीं थी। कंपनीज रिकॉर्ड शो नील बैलेंस बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। हाँ, जो स्क्रैप में और सोल्ड में फर्क होता तो हम ये सोच सकते थे कि क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा हुआ है। उसने कहा ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों जीरो है। No reconciliation for the difference has been provided by the company. Unexplained differences. Unexplained differences. क्या कर? Unexplained differences है। तो रिस्क ऑफ फ्रॉड है। Second, sales for the year have increased by 7% over the previous year. However, it has been noted that sales in the last 2 weeks of June 2010 have been exceptionally high and represent 15% of the annual sale. Large transaction at year end. रिस्क ऑफ फ्रॉड है आगे लेकिन उसको मजीद इंफॉर्मेशन दी। उसने कहा शायद स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चला।
उसने कहा ऑडिट वर्किंग पेपर्स कैरी द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। इस सेल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन, 70% of sales in the last 2 weeks of June were made to 2 new customers whose credit assessment has not been formally documented। बगैर क्रेडिट अप्रूवल के, बगैर डॉक्यूमेंटेशन के, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है। अब ये तो एक दूसरा फ्रॉड फैक्टर आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं, ये भी फ्रॉड फैक्टर है। तो 2 फ्रॉड फैक्टर हो गए, दोनों लिख देने चाहिए। वैसे एक से भी अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहिए, फ्रॉड फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है। दोनों कर दिए, आगे चले। उसने समझा, शायद अभी भी स्टूडेंट को समझ नहीं हो। फिर उसने और इंफॉर्मेशन दी, उसने कहा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द गुड्स सोल्ड टू द अबव रेफर्ड कस्टमर्स वर रिटर्न्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ईयर एंड के बाद, एक तो लास्ट सेल एट ईयर एंड, और वो भी ईयर एंड के बाद वापस आ गई। अच्छा, अगर हाँ अभी भी समझ। अच्छा, अगर यहाँ पे ये कहता है ना कि ईयर एंड के बाद इनका कैश मिल गया है, तो फिर ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन के कभी भी कैश रिसीव नहीं होता। फिर तो फिर अभी भी समझ नहीं आई। फिर उसने वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा टेस्ट करता है, मैनेजमेंट बोनसेस आर लिंक्ड टू द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। कंफर्म हो गया, सारे फ्रॉड फैक्टर बता देंगे। अच्छा, इसमें आपको 3-4 जितने भी फ्रॉड फैक्टर हैं सारे इंक्लूड करने चाहिए। अच्छा, ये 1 2 3 है। जिस तरह रिपोर्ट के क्वेश्चन होते हैं 1 2 3, तो आप 1 के फ्रॉड फैक्टर अलहदा, 2 के अलहदा, 3 के अलहदा करेंगे। जिस तरह रिपोर्ट में हर एक पार्ट को अलहदा डिस्कस करते थे, इसमें भी याद रखें 1 को अलहदा, 2 को अलहदा और 3 को अलहदा डिस्कस करना है। सारे फ्रॉड फैक्टर आपने इकट्ठे डिस्कस नहीं कर देने। लास्ट, इसमें आपकी जजमेंट इन्वॉल्व होगी। ड्यूरिंग द ईयर ASPL परचेज्ड a machine for ₹25 million. Payment voucher is duly supported by the invoice from the supplier. Supporting document मौजूद है। However, the fixed asset schedule provided by the client shows the amount capitalized as ₹2.5 million. मशीनरी खरीदी 25 मिलियन की, कैपिटलाइजेशन की 2.5 मिलियन की, बाकी 20 सस्पेंस अकाउंट खुल जाना चाहिए ना। बाकी पेमेंट की 25 की, डेबिट किया 2.5 का, बाकी 22.5 किधर गया? कह रहा डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज ऑन दिस अमाउंट। 2.5 मिलियन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई। कहीं ऐसा तो नहीं डेप्रिसिएशन को कम रिकॉर्ड करने के लिए 2.5 मिलियन पे रिकॉर्ड किया? नहीं, इसलिए कि एसेट को भी ये कैसा उसने एरर किया कि 2.5 मिलियन की डेप्रिसिएशन बचाने के लिए 22.5 मिलियन से एसेट को अंडरस्टेट कर दिया। एसेट को अंडरस्टेट करना तो उसके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। अच्छा, तो अभी हमें लग रहा है कि ये अभी तक की डिस्कशन में हम इस के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं और ये मिस स्टेटमेंट भी क्लाइंट की फेवर में नहीं जा रही, तो लग रहा है हमें कि ये रिस्क ऑफ फ्रॉड नहीं है, एरर है। लेकिन आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है डिफरेंस ऑफ ₹22.5 इज अपीयरिंग इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब बताइए डिफरेंस आ रहा है? क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नहीं डिफरेंस किस चीज का है? तो जब डिफरेंसेस आए लेकिन एक्सप्लेन हो जाए, एरर है, फ्रॉड नहीं है। और अगर कहता है डिफरेंस अनएक्सप्लेन्ड है, फिर फ्रॉड होता है। चलिए, ये हमारे क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा कीजिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ना वो तो है डिस्कस नहीं हम आज करते, कल कर। ना 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 ना, फिर आप कहेंगे सर भागम भाग किया। नो प्रॉब्लम, नहीं टाइम है अभी आपके पास, इसके बाद क्लास तो नहीं। सर जी हमें 10 मिनट मिल जाएंगे और 12:30 क्लास, तो चलें कोई बात नहीं। ये इसको भाई जरा इसको बंद कर दिया प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवर, नाम में ही उसका कंसेप्ट छुपा हुआ है। कंट्रोल्स को ओवरराइड, बाईपास किया जा रहा है। कौन, किसमें इतनी हिम्मत है कंट्रोल्स को ओवरराइड करे? मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट डेफिनेशन, अच्छा प्रॉपर डेफिनेशन सुन लें। कह रहा है एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ये ताकत, मैनेजमेंट की एबिलिटी कि वो प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन
प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स को ओवर रूल कर सकती है। क्या कर सकती है? ओवर रूल प्रेस्क्राइब्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर को। क्या मैनेजमेंट अपने बनाए हुए प्रोसीजर्स को ओवर रूल कर सकती है? बाईपास कर सकती। मैनेजमेंट की इस एबिलिटी को कहते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। और मैनेजमेंट ये किस लिए करेगी? किस लिए करेगी? किस लिए? वाई? टू प्रिपेयर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हालांकि नॉर्मली वेयर कंट्रोल्स अदरवाइज अपीयर्स टू बी इफेक्टिवली, हालांकि नॉर्मली कंट्रोल्स इफेक्टिवली भी काम कर रहे हों, फिर भी मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का चांस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट के बनाए हुए कंट्रोल्स दूसरों पे तो अप्लाई हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट के अपने ऊपर अप्लाई नहीं होते। क्यों नहीं अप्लाई? क्योंकि मैनेजमेंट जब चाहे इनको बाईपास कर सकते। स्टैंडर्ड एक अजीब बात करता है, कहता है रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल एग्जिस्ट इन एवरी एंटिटी। कहता है चाहे आपकी नॉर्मल एक कंपनी गाइड करने के लिए गए, वहां पे एक इंटरनल कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, आपका नॉर्मली जो कंट्रोल रिस्क है रिड्यूस हो जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा, प्रोसीजर भी कम, लेकिन रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिड्यूस नहीं होगा। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग भी हो, रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि स्टिल मैनेजमेंट जब चाहे इस कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है, बाईपास कर सकती है। मैनेजमेंट के पास ये यूनिक पावर, यूनिक पोजीशन होती है। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हर कंपनी में आप एज्यूम करेंगे मौजूद है। चलिए, क्योंकि हर कंपनी की मैनेजमेंट जब चाहे कंट्रोल्स को बाईपास कर सकती है। ये तो है डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद दूसरा कंसेप्ट है टेक्निक्स। अच्छा मुझे बताइए, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट। किस लिए? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। तो इसकी टेक्निक्स क्या होंगी? क्या इसकी टेक्निक्स वही नहीं होंगी जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स हैं? और अगर आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टेक्निक्स पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है नॉर्मली ये वो फ्रॉड है जो मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड करके कौन सा फ्रॉड करती होगी भला? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करती होगी? नहीं नहीं नहीं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती होगी। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई, टेक्निक समझ आ गई, हमें लिंक करवा दिया मैंने आपको। अब क्या स्टडी कर रहे हैं हम? ऑडिट प्रोसीजर। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने के लिए हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? एक, टेस्ट करना है जर्नल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज को देखना। अगर आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखें ना टेक्निक्स, उसमें आपको जो बड़े बड़े फ्रॉड नजर आएंगे उनका तरीकाकार क्या होता है? सबसे पहले फेक एंट्री, फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। दूसरा, एस्टीमेट्स में हेर फेर करना। तो जो हमने ज्यादातर प्रोसीजर पढ़ेंगे ना मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने के लिए, वो इन्हीं दो तरह के फ्रॉड से रिलेट कर रहे होंगे। पहले हमने देखना है, देखिए ये जो कह रहे हैं टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज, ये किस वाले फ्रॉड के लिए परफॉर्म किए जा रहे हैं? फेक एंट्रीज रिकॉर्ड करती है मैनेजमेंट। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या मैनेजमेंट ये रेट पे फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है? बिल्कुल करते हैं। इसीलिए हमारा जो पहला रिस्पॉन्स है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को, वो फेक एंट्रीज के ऊपर ही है कि हमने जर्नल एंट्री जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हुई है उनको टेस्ट करना है। टेस्ट मींस वेरीफाई करना है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं। इनके लिए क्या कर सकते हैं आप? इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से, अनयूजुअल एक्टिविटी है ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा हुआ है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी है वो कंप्लीट मैनर में टाइमली बेसिस पे रिकॉर्ड ना हुई हो, ये इंक्वायर करेंगे। फिर खास तौर पे जो ये एंड पे एडजस्टमेंट्स हैं या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हैं उनको हमने जरूर सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है, ये एंड पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई। लेकिन याद रखें अक्सर फ्रॉड ये एंड पे रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट को पहले से अंदाजा हो ना कि ये एंड पे हमें फ्रॉड करने की जरूरत पेश आ सकती है, तो मैनेजमेंट ड्यूरिंग द ईयर भी छोटी छोटी ट्रांजैक्शन फ्रॉड की शक्ल में रिकॉर्ड करती रहते हैं। तो इसीलिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, दोनों में फर्क सुनिएगा, कहता है ये एंड पे जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं उनको तो आपने लाजमी टेस्ट करना है और फिर कंसीडर करना है। कंसीडर का मतलब मैं खुद से फैसला करें, स्टैंडर्ड लाजमी नहीं कह रहा, खुद से फैसला करें। अगर ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शंस को भी आप समझते हैं चेक करने की जरूरत है, उनका भी सैंपल सेलेक्ट करें।
उनमें भी फ्रॉड हो सकता है। लेकिन चूंकि ज्यादातर फ्रॉड, याद रखें ये वाला स्टेप कंपलसरी है, ये वाला स्टेप ऑप्शनल है। और ये कंपलसरी स्टेप क्यों रखा उसने, क्यों रखा? क्योंकि एंड पे तो नॉर्मली इसको फ्रॉड होता ही है, लेकिन उसने अल्टर से कहा अगर आपको लगे ड्यूरिंग द ईयर भी फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन हो सकती है, छोटी छोटी क्लाइंट ने रिकॉर्ड की हो, आप ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शन को भी खास तौर पे फ्रॉड पर्पस के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे, हाँ अगली बात आपके समझ में ये है ना, वो तो हम नॉर्मल भी करते हैं। यहाँ पे इस ओरिजिनल, वो हमारे सिलेबस में नहीं है कंसेप्ट, लेकिन ओरिजिनल स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ने एग्जांपल बताई हुई है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होती हैं। उसमें वो एग्जांपल बता रहा, जब एक ही अमाउंट की ट्रांजैक्शन बार बार आ रही हो, एक निशानी है। जब ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो राउंडेड फिगर की है, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन। आप देखें जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे चीजें शॉपिंग करने जाते हैं, जो बिल बनता है क्या वो राउंडेड फिगर होती है? 25,000, 30,000 राउंडेड फिगर नहीं ना होती, क्योंकि डिफरेंट आइटम्स है, डिफरेंट रेट्स है। और अगर आपको उसके सेल्स सिस्टम में राउंडेड फिगर नजर आ जाए और ज्यादा नजर आए ट्रांजैक्शन, तो वो फ्रॉडलेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन याद रखिए ड्यूरिंग द ईयर जब हम ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करते हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रख के सेलेक्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, स्पेसिफिक सिलेक्शन। पहला प्रोसीजर मैनेजमेंट ओवरराइडर क्लियर हो गया। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सबसे बड़े दो फ्रॉड कौन से हैं? फेक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, और दूसरा कौन सा है? एस्टिमेट्स। अब ट्रांजैक्शन की बात कर ली हमने, फिर दूसरा रिव्यू काउंटिंग एस्टिमेट्स को देखे। क्यों? मैनेजमेंट ने बायस हो कि एस्टिमेट्स को मेजर तो नहीं किया। एस्टिमेट्स मेजर करने में मैनेजमेंट बायस हो सकती है ना। जब प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो प्रोविजन फॉर बैड डेट कम कर दिया, डेप्रिसिएशन रेट कम कर दिया, वारंटी की प्रोविजन कम कर दी। तो हमें क्या करना चाहिए? एस्टिमेट्स को देखना है, बायस तो नहीं इनकी मेजरमेंट में। वो कैसे पता चलेगा? देखें एज ए होल मेजर करें एस्टिमेट्स को, एज ए होल एस्टिमेट्स को मेजर करें। अगर कुछ एस्टिमेट्स अपवर्ड हैं, कुछ डाउनवर्ड है, बात समझ आती है, हो सकता है चेंज। अगर सारे के सारे एस्टिमेट्स डाउनवर्ड हो रहे हो, गड़बड़, तो ये कह रहे हैं रीव एज होल का मतलब यही है कि इंडिविजुअली एस्टिमेट ना देखें, बल्कि कलेक्टिवली सारे एस्टिमेट्स को सामने रख के डिसीजन करें कि सबका ओवरऑल इंपैक्ट किस तरफ जा रहा है। और फिर रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू, ये आप नहीं बता सकेंगे, एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ एस्टिमेट का मतलब क्या है? अकाउंटिंग में तो लिखा हुआ है कि एस्टिमेट्स में जो चेंज है वो प्रोस्पेक्टिव होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होता। यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पिछले साल से देखें। पिछले सालों, अगर पिछले सालों में मैनेजमेंट सही एस्टिमेट अप्लाई करती रही है, इस साल का एस्टिमेट भी सही होगा। अगर पिछले सालों में मैनेजमेंट गलत एस्टिमेट अप्लाई कर रही है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू भी समझ आया। ट्रांजैक्शंस को, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करने में हमने किन चीजों को फोकस करना है? पहले ट्रांजैक्शंस को, फिर उसके बाद एस्टिमेट्स को, और लास्ट पॉइंट इवैल्यूएट बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये मैं नहीं समझा रहा, क्यों बोला? रिलेटेड पार्टी में पढ़ा हुआ है। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन, वैसे तो एग्जाम में कम मार्क्स के साथ पूछेगा यहाँ पे कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल को आप कैसे एड्रेस कर सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ हेडिंग दे देनी है। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़े तो रिलेटेड पार्टी के टॉपिक में एक्सप्लेनेशन मौजूद है। क्लियर हुआ? आज के लेक्चर में हमने 3 चीजें कवर की हैं। पहला फ्रॉड रिस्क फैक्टर, दूसरा केस स्टडीज, और तीसरा रिस्पांस टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। इसमें खास तौर पे आपने डेफिनेशन और टेक्निक्स तो याद कर ही लेंगे, वो तो आपने बल्कि पहले की। ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल जरूर, और असाइनमेंट नोट कर लें। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इसके साथ हमारा चैप्टर 19 फ्रॉड भी कंप्लीट हो गया। कल अटेंटिव होके कल एक टेक्निकल चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, चैप्टर 20। तो कोशिश कीजिएगा कल एब्सेंट ना हो, छुट्टी ना कीजिए। कल मैंने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं उसके। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।